यार 18 तक तो पहला वीडियो में था, दूसरा वीडियो कूड़ा वाली गाड़ी आ गई थी तो आवाज आ रहा था, इसलिए उसको पॉज कर दिए। चलो आगे। विच वैल्यूज डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रमोट? बोलता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार के वैल्यूज को प्रमोट करता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्निक फॉर कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर थ्रू हाइड्रो स्ट्रक्चर्स सच एज रिचार्ज थ्रू हैंड पंप्स। है ना, वो छत का पानी जमा और उसको पंप के थ्रू डाल दिया अंदर, या अलग से सोक टैंक बना दिया, सोक पिट बना दिया। गड्ढा है उसमें नीचे यहाँ कंकड़ है, ये डाला, रेत डाला, पानी गया और इस करके अंदर चला गया। ठीक है। या जमीन के अंदर नहीं भेजना है तो उसको अलग से भूमिगत टैंकों में स्टोर कर लीजिए, बाद में आप उसको सिंचाई में यूज कीजिए या अन्य घरेलू कार्यों में यूज कीजिए। जो पुराने पड़े कुएं हैं उसमें डाल दीजिए। वी कैन एसोसिएट द फॉलोइंग वैल्यूज। तो इसमें क्या, इसके मुख्य इससे क्या निकल करके आ रहा है कि भैया पानी की सिक्योरिटी रहे और जो दूसरे लोग हैं उसके लिए बर्डन कम हो जाए, और वाटर सप्लाई का कॉस्ट जो है वो कम हो, और रिड्यूसिंग फ्लड फ्लोस। पानी जमीन के अंदर चला जा रहा है तो ऊपर सरफेस पे बहने के लिए कम है ना, तो जो मच्छर जमा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हाउ डू डैम हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर? बोलता है डैम जो है वो किस प्रकार पानी को संरक्षित करने में या व्यवस्थित करने में मदद करता है। डैम्स were traditionally built to impound rivers and rainwaters that could be used later to irrigate agricultural fields. और मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई पानी को स्टोर करो, हर प्रकार के पानी के को, नदियों का पानी हो चाहे बारिश का पानी हो, और बाद में उसको विभिन्न कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल करो। और मुख्य कार्य क्या है कि सिंचाई हो सके। टुडे डैम्स आर बिल्ट फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए बनाते हैं, विद्युत बनाने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं, फ्लड कंट्रोल होता है मनोरंजन के लिए, या इनलैंड नेविगेशन भी कर सकते हैं और फिश ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। हाउ आर इंडियन मर्चेंट एंड बैंकर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बिफोर द मशीन एज? हाँ ये बात सही है। कोई बोलता है ना कि ग्लोबलाइजेशन आज का फिनोमेना है, जी नहीं, आज का फिनोमेना नहीं है। ठीक है, बहुत पहले से। ठीक है। साउथ के किसी एक टेम्पल पे जो है वो दिखाया गया है, शिप बना हुआ है, और वो, और सिंपल बात है, सिल्क रूट जो कहते हो कि चाइना से जा रहा था। या कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। अब कंबोडिया कहाँ है? अंकोर वाट मंदिर जो है शिव जी का है। तो भाई शिव जी की पूजा कहाँ होती है? इंडिया ही में होती है। कोई इंडियन ही कभी गया होगा और उसने बनवाया होगा। सिंपल सा तो है। यानी आज का नहीं है ये फिनोमेना। हाँ, आज के डेट में जो हम लोग कम्युनिकेशन कर लिए हैं या ट्रांसपोर्टेशन है तो वो ज्यादा विजिबल है और ज्यादा वायबल हो गया है, लेकिन ये ट्रेड लिंक्स जो है वो तो पहले से थे। इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन द नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड बाय फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, कैरिंग गुड्स एंड सप्लाइंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है। जो है मतलब जो मर्चेंट था उसका गिल्ड होता था। क्लास 6 7 के हिस्ट्री में पढ़े हो गए यार, तुम लोग रिकॉल करने की कोशिश करो ना कि गिल्ड है तो गिल्ड का क्या मतलब है कि हम तुमको पैसा देंगे, माल बनाओ, ठीक है, वही माल हम खरीद लेंगे और हम बेच करके आएंगे। ठीक है। और हर तरीके का सपोर्ट करेंगे। और एक और चीज होता था, हुंडी लिखते थे ये लोग। ठीक है। इस सिटी में पैसा हमको दे दो, एक पेपर बना के देंगे, दूसरे सिटी जाओ वहां पर उस फलाने आदमी को वो पेपर देना, तुमको वो पैसा मिल जाएगा। तो तुम जो लेकर के जाओगे रास्ते में लुटने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये सारा मैकेनिज्म था इनके पास। सप्लाई मर्चेंट लिंक द पोर्ट टाउन्स टू द इनलैंड रीजन। और जो सप्लाई वाले रहेंगे वो क्या होगा, पोर्ट टाउन्स में रहेंगे। है ना, जो कोई कोस्टल एरिया है वहां पर कहीं बैठा हुआ है, गुजरात में या मान लो कोच्चि में कहीं भी बैठा हुआ है, और दे गिव एडवांसेस टू वीवर्स, प्रोक्योर द वुमन क्लॉथ फ्रॉम वीविंग विलेज एंड क्या। तो जो वीवर है उसको एडवांस दिया, जब उन्होंने कपड़े बना लिए तो वो उठा करके लाया, मंगवाया उनसे, एंड कैरिड द सप्लाई टू द पोर्ट्स, उसको पोर्ट पे ले गया और वहां से एक्सपोर्ट किया। है ना। क्लास 6 7 का हिस्ट्री याद करो तो उसमें देखोगे कि कपड़ों, मतलब कपड़े के हिसाब से रीजन का नाम होता था, वो हर जगह फेमस था। और उसको मतलब वो चीज के लिए बहुत सारे लोग बहुत अट्रैक्ट होते थे। At the port, the big shippers and export merchants had brokers who negotiated the price and brought goods from supply merchants operating inland. और जो पोर्ट टाउन है वहां पर शिपर्स हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंट हैं, उनके अपने ब्रोकर्स हैं, वो निगोशिएट करेंगे, मोल मुलाई करेंगे और सामान खरीदेंगे और बेचेंगे।
हाउ डिड द यूरोपियन कंपनीज एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड? तो आए तो थे एज अ व्यापारी ही, बाद में तो शासक ही बन गए। The European companies gradually established control over the Indian trade. First of all, they secured a variety of concessions from local courts. सबसे पहले जो उन्होंने, जो राजा रजवाड़े नवाब हैं, उनसे मिलकर के बहुत तरह की रियायतें, छूट और बहुत तरह के विशेष प्रयोजनों का फायदा उठाया। Afterwards, they got success in achieving monopoly rights to trade, और बाद में धीरे धीरे करके उनका एकाधिकार हो गया। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, मतलब हम ही हैं और किसी को हम नहीं अलाउ करेंगे। This resulted in a decline of the old ports of Surat and Hooghly through which local merchants had operated, और जिसकी वजह से जो सूरत या हुगली, हुगली मतलब कोलकाता में हुआ, वहाँ के जो पोर्ट थे वहाँ का डिक्लाइन हो गया, और वहीं पर से लोकल मर्चेंट जो थे वो वहीं पर ऑपरेट करते थे। Export from these ports fell dramatically. The credit they had financed, the earlier trade began drying up, और जो पुराना व्यवस्था है वो क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। एंड लोकल बैंकर स्लोली वेंट बैंकरप्ट, और जो उस वक्त के अमीर उमराव थे वो मतलब कंगाल हो गए। वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड, बॉम्बे एंड कोलकाता ग्रीव, तो सूरत और हुगली जो है वहाँ का जो पोर्ट टाउन है वो खराब हुआ, लेकिन जो अंग्रेजों के कब्जे वाली जगह है बॉम्बे एंड कलकत्ता वो डेवलप करेगा। दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट्स टू द न्यू वंस वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर, और इसके साथ उनका जो कॉलोनियल पावर है वो भी बढ़ रहा है। ट्रेड थ्रू दिस न्यू पोर्ट्स बिगन टू बी कंट्रोल्ड बाय यूरोपियन, और ये जो सारा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, यूरोपियन कंट्रोल कर रहे हैं, है ना, यूरोपियन शिप, यूरोपियन कंपनीज। हाउ डिड द इंडियन कंज्यूमर्स व्यू द मैनचेस्टर लेवल, है ना। गांधी जी ने तो बाद में नारा दिया था कि रहे न तन पे एक सूत मैनचेस्टर लंका शायर का, है ना, मशीन का था। अब मशीन वाला जो है कपड़ा वो जल्दी बन जाएगा, सस्ता होगा, ठीक है, और जो इंडियन है वो थोड़ा महंगा होगा, हैंड वूवन है तो उतना फैंसी नहीं दिखेगा, बहुत टाइम लगेगा, और जाहिर है पैसा भी, दाम भी ज्यादा होगा। The Indian consumers had high opinions about the Manchester label. When they saw made in Manchester written bold on the label, they were expected to feel confident about buying the cloth, है ना। हम लोग भी क्या करते हैं आज के डेट में, नहीं देखते हो, है ना, लिवाइस खरीदना है और रैंगलर खरीदना है और फलाना खरीदना है, और शर्ट जो है तो भैया पीटर इंग्लैंड चाहिए, मान हुसैन चाहिए, जॉडी एक्जारा चाहिए, है ना, लेवल पे ही जा रहे हैं। किसी को ये थोड़ी है कि हम कपड़ा लाएंगे खादी भंडार से और लोकल टेलर से सिलवाएंगे और वो पहनेंगे, ऐसे बहुत कम लोग हैं। Thus the level was portrayed as high quality product, ठीक है। तो हमारे ही कंट्री में, ठीक है, कॉफी खरीदा, उसको पीस का पैक कर दिया, है ना, और पैक कर दिया तो वो बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, और अगर ऐसे है तो वो बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है। कर्नाटक में होता है ना कॉफी, या कहीं पर और स्ट्रॉबेरी होता है, या असम की चाय होती है, दार्जिलिंग की चाय होती है, मालूम है कि नहीं, दार्जिलिंग का चाय जो है वहां उसको ले जाते हैं इंग्लैंड, इंग्लैंड में उसको रीपैकिंग करते हैं और फिर नए नाम से फिर इंडिया में बिकता है ना, जो यहाँ के बहुत बड़े बड़े लोग हैं उसको खरीदते हैं, ऐसे अक्रॉस द ग्लोब खरीदते हैं लोग, चीज की क्वालिटी ही इतना बढ़िया है ना। कंज्यूमर्स डिड नॉट थिंक मच अबाउट एंड अबाउट द गुड्स इमीडिएटली, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको वैल्यू, प्रेस्टीज और बाकी चीजों से जोड़ते हैं, ठीक है, और भाई खरीद लेना है, खरीद लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रोग्रेस ऑफ प्रिंट इन जापान, बोलता है जापान में कैसे प्रिंट का प्रोग्रेस हुआ। Buddhist missionaries from China introduced hand printing technology into Japan around AD 768-770. The oldest Japanic book printed in AD इतना 868 is the Buddhist Diamond Sutra, ठीक है, जो सबसे पुराना बुक है वो 868 AD में हुआ, बुक का नाम है डायमंड सूत्र, 6 पेज का है और वुड कट इलस्ट्रेशन से बना है। पिक्चर्स वे प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, कपड़ों पे छापते थे, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। In medieval Japan, poets and prose writers were regularly published and books were cheap and abundant. और जो मध्यकालीन जापानी स्थिति है तो वहां पर जो लेखक है, ठीक है, चाहे वो कवि हो चाहे लेखक हो, तो वो बराबर लिखते थे और बुक जो है काफी मात्रा में छपती थी और सस्ती भी होती थी, चीप एंड अबंडेंट, हर जगह उपलब्ध है। In the late 18th century, in the flourishing urban circles at Edo, later known as Tokyo, जो आज का टोक्यो है उस वक्त उस जमाने में उसका नाम ईडो था। तो 18वीं शताब्दी में जो है वो कलेक्शन ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर, तो प्रिंट कल्चर जो है वो ये बता रहा था कि वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत एलिगेंट हैं।
इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कॉर्टिशियन एंड टी हाउस गैदरिंग्स, और चाय की दुकानों पे हो रहा है, कॉफी शॉप डिस्कशन हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। Mention some of the innovation which have improved the printing technology after the 19th century। तो भाई प्रिंटिंग प्रेस इवॉल्व करता चला गया, जो वुड कट है, हैंड प्रिंट है, ठीक है, तो फिर मशीन लग गया, है ना, और आज के डेट में देखिए तो लेजर प्रिंटर लगा पड़ा है ना। The series of innovation which had taken place in printing century in the 19th century were significant and reformative। तो महत्वपूर्ण बदलाव आए। The press came to be made out of metal by the late 18th century। 18वीं सदी से वो वुड कट जो है वो उसको हटा करके प्रेस बनने लगा। Through the 19th century a series of innovation occurred in printing technology, है ना। शुरू में तो प्रेस को बहुत ये कहा गया था, चार्ल्स गुटेनबर्ग है बनाया, बाद में बोला कि हाँ भाई ये शैतान का वर्कशॉप है, बाइबल या ऐसा कोई ग्रंथ है वो तो हाथ से लिखा जाना चाहिए, या जो भी। By the mid 19th century, Richard M. Ho of New York perfected the power-driven cylindrical press। Richard M. Ho है न्यूयॉर्क का, उसने cylindrical press बनाया। It was more useful in printing newspaper, और उसकी मदद से आप अखबार छाप सकते हैं। This was capable of printing 8,000 sheets per hour। 8,000 पन्ने पर घंटे छाप सकता है। In the late 19th century, the offset press was developed, which could print up to 6 colors at a time। और 19वीं शताब्दी में जो ऑफसेट प्रेस हुआ, जो जिसमें आप 6 कलर छाप सकते हैं। From the turn of the 20th century, electrically operated process speed up printing operation। और उसके बाद जो है 20वीं शताब्दी में तो बिजली से चलने वाले आ गए, उसने और स्पीड बढ़ा दिया और वेरिएशन और डाइवर्सिटी ला दिया। A series of other developments followed। Methods of feeding paper improved। कैसे पेपर डालोगे उसका तरीका सुधार हो गया। The quality of plates become better। जिस प्लेट पे मतलब मटेरियल इम्बोज होगा वो बेटर हो गया। Automatic paper reels and photoelectric controls were the photoelectric controls of the color register were introduced। हर चीज इम्प्रूव्ड होता चला गया। ऑटोमेटिक पेपर रील्स है, फोटोइलेक्ट्रिक कंट्रोल है, कलर रजिस्टर है, ये सारा चीज डाला गया। अब अगला जो है फ्रीडम स्ट्रगल से। द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर इन इट्स प्रोग्राम टू स्ट्रगल, एनालाइज द रीजन। बोलता है कि कांग्रेस को क्यों लगा कि भाई मजदूरों की मांगों को भी रखो। तो जाहिर है जितना बड़ा आंदोलन करना चाहते हो, जितना बड़ा आंदोलन करना चाहते हो उतनों लोगों का साथ चाहिए होगा, यानी और हर व्यक्ति जो साथ दे रहा है उसका अपना कुछ हिडन एजेंडा है ना। तो उसको भी अगर तुम साथ में ले लोगे तो तुमको ये नहीं लगेगा कि भाई शुरू में कांग्रेस को क्या माना गया कि ये कुछ पढ़े लिखे वकीलों का पार्टी है। बाद में बहुत मेहनत के बाद जो लीडर्स हैं उन्होंने ये स्टैब्लिश किया कि नहीं, हम कॉमन लोगों की आवश्यकताओं के लिए, कॉमन लोगों के एस्पिरेशंस के लिए पार्टी है, तभी तो वो नेशनल पार्टी बना। और मतलब जो इंडियन स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। The Congress was reluctant to include the demands of industrial worker in its program of struggle because बोलता है शुरू में झिझक थी। The industrial working classes did not participate in civil disobedience movement in large numbers except in Nagpur region। तो शुरू में क्या हुआ, जब कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डाला, ठीक है, 29-31 की बात हो रही है, तो मजदूरों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना, केवल नागपुर के। अब सिंपल बात है, मजदूर को तो हर वक्त खाने के हाय लाले पड़े रहते हैं, तो वो जो जाकर के अगर विरोध में पार्टिसिपेट करेगा वो अपने बीवी बच्चा को खिलाएगा क्या, मकान का किराया कहाँ से देगा, जो डिपेंडेंट मदर फादर है उसको कहाँ से भरण पोषण करेगा, है ना। तो ये एक बात है, लेकिन मांगे तो उसकी भी होंगी, भैया वर्किंग कंडीशन अच्छा करवा दीजिए, सैलरी बढ़वा दीजिए, ठीक है, लीव विथ पे दीजिए, रिटायरमेंट का कुछ बेनिफिट दीजिए, ऐसी तो बहुत सारी मांगे उनकी भी होंगी। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू कांग्रेस, वर्कर स्टेट अलूफ। और जो मजदूर है वो ये भी देख रहा है ना कि भाई ये जो चीज है इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं, तो उनको क्या लगेगा यार, यहाँ पर अगर जुड़ेंगे ये करेंगे और या मांग रखेंगे तो जाहिर है ये पार्टी जो है, ठीक है, ये नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि इनको ऊपर से फंडिंग हो रही है, और ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, चाहे वो जमनालाल बजाज हो चाहे और कोई हो, ठीक है, वो कर रहे हैं। The Congress felt that by including worker demand as a part of program of struggle, it would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces। और कांग्रेस के पास भी है कि अगर हम मजदूरों के मांगों को रख लिए तो जो
उद्योगपति हैं वो इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे, और ये सब मिले हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेजों से लड़ पा रहे हैं। तो अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अलग हो गए और मजदूर साथ नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या होगा कि एक इम्बैलेंस आ जाएगा। यहां मुद्दे को समझो ध्यान से। मजदूर नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि देख रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक। कांग्रेस क्या चाहता है कि मजदूर भी आ जाए। मजदूर आने के बाद भी अगर जुड़ा भी तो वो मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके अपने कंस्ट्रेन है। कांग्रेस जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दुखाना चाहता है। क्यों नहीं दुखाना चाहता है? क्यों मतलब उसको ये नहीं करना चाहता है? क्यों? क्योंकि लगता है कि अगर ये भी अलग हो गया तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए मतलब जो एक ग्रुप बन रहा है वो ग्रुप कमजोर पड़ जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ट्राइपोलर फोर्स है। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ है, कांग्रेस यहाँ है, मजदूर यहाँ है। अब मजदूर जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट से खफा खफा है। ये मजदूर इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, ये मजदूर हुआ लेबर हुआ, ये कांग्रेस हुआ। ठीक है। कांग्रेस चाह रहा है कि लेबर भी सपोर्ट करे, लेकिन लेबर चाह करके भी उसके हर आंदोलन में नहीं जा सकता है। और कांग्रेस जो है वो खुल करके इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं दुखा सकता है, उसको नहीं ये कर सकता है, क्योंकि तब इसका जो फाइटिंग फोर्स है वो कमजोर हो जाएगा। ये गेम है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट लेड टू एंड ऑफ ब्रिटेन वुड सिस्टम एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बोलता है कि वो क्या कारक थे जिसकी वजह से ब्रिटेन वुड सिस्टम कमजोर पड़ा और वैश्वीकरण की नींव धरी गई। The rising cost of the overseas involvement weakened the finances of US and competitive strength। बोलता है कि ओवरसीज ऑपरेशन जो थे, मतलब समुद्र के उस पार जो आपका व्यापार है, तो उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से यूएस का फाइनेंस और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कम हो रहा है। द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी। और यूएस डॉलर जो है वो मतलब आ, मुख्य मुद्रा के रूप में नहीं रह गया। इट इवेंचुअली लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। और जिसकी वजह से स्थिर विनिमय अनुपात जो है वो खत्म हो गया और एक नए फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का शुरुआत हुआ। अब ये सब प्योर 12th का इकोनॉमिक्स है, तो अभी तो सिर्फ वर्ड समझो, उस पर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। सिंपल, या अगर थोड़ा सा समझना है तो ये समझो। मान लो कि हम लोग बोलते हैं ना $1 बराबर 78 रुपया, तो क्यों? है ना? या हम लोग बोलते हैं 1 पाउंड बराबर 100 रुपया, क्यों? तो सिंपल बात है कि जो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसमें ये है कि मान लो कि 100 ग्राम गोल्ड रखा, तो समझो ऐसे बात, 100 ग्राम गोल्ड रखा, तुमने $10 छापे, है ना? तुमने $10 छापे और वही 100 ग्राम गोल्ड रख करके अपने सेंट्रल बैंक में मैंने 50 नोट छाप दिए, तो 100 ग्राम बराबर $10, है ना? यानी $1 बराबर 10 ग्राम गोल्ड। हर टाइम गोल्ड को कैरी करना मुश्किल है। ठीक है। और यहां पर जो है वो 100 ग्राम बराबर 50 नोट, यानी एक नोट बराबर क्या, 2 ग्राम। तो यानी अगर $1 आया तो 10 ग्राम आया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, 5 नोट देना पड़ेगा। यानी $1 बराबर तुमको 5 नोट देना पड़ेगा, है ना? तो ये था गोल्ड स्टैंडर्ड। तो भैया उतना गोल्ड भी रहेगा तब ना। तो और हर टाइम गोल्ड में ही नहीं होगा। और अगर किसी ने और ज्यादा गोल्ड रख करके अपना नोट इशू कर लिया, तो आपको लगता है कि वो आपके $1 के बदले में 5 या 6 या 8 देगा? नहीं देगा। International financial system change and developed countries were forced to borrow from Western commercial bank and private lending institution। तो जब इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो औद्योगिक ऋण या मौद्रिक व्यवस्था है, उसमें परिवर्तन आया, तो डेवलप कंट्रीज जो है उसको ऑप्शन नहीं बचा और उन्होंने वेस्ट के कमर्शियल बैंक और प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से मांगने लग गए, क्योंकि ये क्या नाम है, यूएस जो है वो दे पाने की स्थिति में नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी आया और चाइना में परिवर्तन आया। तो इन सारी चीजों की वजह से जो ब्रिटेन वुड सिस्टम जो है वो फेल हुआ, या मतलब बहुत सक्सेस समय की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाया और एक नया सिस्टम इवॉल्व हुआ। बोलता है मेंशन एनी टू कंडीशन दैट डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल इन ऑर्डर टू अचीव इट्स आउटकम। यार बहुत अच्छा क्वेश्चन है
कि वो क्या कारक हैं, वो कौन से मुद्दे हैं, वो किस प्रकार की चीजें हैं जिसको डेमोक्रेसी को फुलफिल करना चाहिए, तभी वो अपने सही उद्देश्यों की प्राप्ति कर पाएगा, है ना। तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उनमें क्लैशेस नहीं होना चाहिए, सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, मार्जिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो लगेगा कि भाई और वॉइस को दबाया नहीं जाना चाहिए, तभी लगेगा कि आप ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं। It is necessary to understand that democracy is not simply a rule by majority opinion. तो ये ध्यान में रखना होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई 10 वोट है, 6 तुम्हारे आ गए, तुम चले गए, अब तुम जैसी मनमर्जी हो और 4 पे करते रहोगे, ये नहीं है मतलब। The majority always needs to work with the minority so that the government can function to represent the general view. मेजोरिटी जो है, जो मान लो जिसको 6 वोट आया 10 में, वो जीता, तो वो 4 वो क्या करेगा, गोली मार देगा या किनारे कर देगा या उसकी बातें नहीं सुनेगा? नहीं, तुम अभी जीते हो सकता है अगली बार हम जीतेंगे, हमारे साथ मिल करके काम करो, हम तुमको तुम्हारे पॉलिसीज प्रोग्राम्स और उसमें कहाँ क्या दिक्कत है हम बीच बीच में बताते रहेंगे, जो चीज नहीं जमेगा हम उसका विरोध भी करेंगे, और अगली बार अगर हम जीत गए तो यही ऑप्शन तुम्हारे पास भी अवेलेबल है। It is also necessary that rule by majority does not become the rule by majority in terms of religion, race or linguistic group. तो मेजोरिटी का रूल जो है वो धर्म का रूल नहीं है, जात का रूल नहीं है, या भाषा का रूल नहीं है। Rule by majority in that case of every decision or in case of every election, different person in group may and can form a majority. और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि कभी भी कोई भी ग्रुप जो है वो मेजोरिटी बन सकता है, कभी भी कोई भी व्यक्ति जो है वो जीत सकता है। Democracy remains democracy as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. ये मुख्य मुद्दा है। डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रहती है जब हर व्यक्ति को कभी ना कभी मेजोरिटी में आने का एक मौका रहता है। जब ये मौका खत्म हो गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई। Why do we expect a lot from democratic government? बोलता है कि हमें हमारी आकांक्षाएं या हमारे उम्मीदें किसी प्रजातांत्रिक सरकार से इतनी अधिक क्यों होती है? A democratic government is people's own government. तो लोगों की अपनी सरकार है। People have faith in it. लोगों का इसमें भरोसा है। It provides equal status to all and resolve conflicts among individuals in an amicable way. और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हर एक को समान दर्जा देते हुए और हर प्रकार के संघर्षों को, विरोधाभासों को बहुत पीसफुल तरीके से ये निगोशिएट कर सकता है या रिजॉल्व कर सकता है। People wish to be ruled by representative elected by them. और जाहिर है तुमको उस कुर्सी पे किसने बिठाया? जनता ने। आज अगर तुम उसकी उम्मीदों, आकांक्षाओं, भावनाओं पे नहीं आते हो खड़े तो गायब हो जाओगे, अगले इलेक्शन में नहीं होगा। अगले इलेक्शन का क्या काम है? बीच में सरकार पलट दिया जाएगा। They also believe that democracy is suitable for their country. और अधिकांश अभी देखोगे अक्रॉस द ग्लोब मेजर ट्रेंड जो है वो डेमोक्रेसी ही है। When people get some benefits, they start expecting more, which is quite natural. और जब आपको एक बार कुछ चीजें मिल रही हैं तो जाहिर है आपकी उम्मीदें, आकांक्षाएं, एस्पिरेशंस, होप्स ये बढ़ जाते हैं। State any 3 merits of democracy. क्या है? Democracy is better than other forms of government such as dictatorship, monarchy, because प्रजातंत्र जो है वो तानाशाही या राजतंत्र है ना, हिटलर वाले राज में कोई नहीं रहना चाहेगा। या जो मेरे वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको किम जोंग के राज में रहना पसंद नहीं होगा, ठीक है। इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन के बीच में इक्वालिटी है। इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये व्यक्ति के अपने जो प्रतिष्ठा है उसको बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, आपको निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है। इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, और किसी प्रकार के विरोधाभास को, संघर्ष को मिटिगेट करने की क्षमता है इसमें। इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, डेमोक्रेसी में ये प्रोविजन है कि अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको सुधारा जा सके। इट गिव्स इक्वल स्टेटस टू वुमेन एंड वीकर सेक्शंस, और चाहे आप औरत हैं या कमजोर तबका है उसके बावजूद भी
आपकी अहमियत या आपकी भूमिका वो कम नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन, ये मेरा दूसरा वीडियो है, ठीक है, और अभी और 5 डालूंगा, ठीक है। तो एक साथ 5 को देख लो, मुझे लगता है कि अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट।